हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं क्लास 12th का। आज उसमें एक टॉपिक है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। अलग से एक टॉपिक दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। तो जो मधुमक्खी है उसको मधुप भी कहते हैं। मधुमक्खी का एक और नाम है जिसको अपन कहते हैं मधुप। क्या कहते हैं? मधुप। तो आपको मधुप लिखा हुआ है तो ऐसे मत सोचना ये कौन मधुप है। तो मधुमक्खी को मधुप भी लिख दिया है किताब वालों ने, एनसीईआरटी में नई बुक में। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एक्चुअल में ये क्या है, ये अनिषेक जनन है, एक प्रकार के अनिषेक जनन के अंतर्गत भी इसका एग्जाम्पल आता है। आगुणित द्विगुणिता के अंतर्गत भी एग्जाम्पल आता है। ठीक है, यानी इसे आगुणित द्विगुणिता भी कहते हैं। आगुणित द्विगुणिता का एग्जाम्पल भी ये है, आगुणित द्विगुणिता का एग्जाम्पल भी है ये। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना ये अनिषेक जनन के अंतर्गत भी एक टॉपिक आता है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। समझाओ। आपको सबसे पहले मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है कि मधुमक्खी है, उस मधुमक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मधुमक्खी में एक मधुमक्खी होती है नर मधुमक्खी, एक मधुमक्खी होती है मादा मधुमक्खी और एक मधुमक्खी होती है श्रमिक मधुमक्खी। तीन तरह की मधुमक्खी होती है। ठीक है, जो नर मधुमक्खी है वो छत्ते के अंदर संख्या में थोड़ी ज्यादा होती है। मादा मधुमक्खी छत्ते के अंदर एक ही होती है, ये ध्यान रखना। मादा मधुमक्खी छत्ते के अंदर कितनी होती है? एक ही होती है। और श्रमिक बहुत सारे होते हैं, ये 6 से 10 हो सकते हैं, 4 से 5 हो सकते हैं। नर की संख्या मादा की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन मधुमक्खी पर जो छत्ता है उस पर नियंत्रण मादा मधुमक्खी को होता है। अब मादा मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी प्रत्येक की कोशिका में गुणसूत्र होते हैं 32। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 32, ध्यान रखना। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 32। ठीक है, सबसे पहले तो आपको गुणसूत्र की संख्या याद रखनी है। पूछा जाता है मादा मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 32। और जो नर मधुमक्खी है उसमें गुणसूत्रों की संख्या केवल अपन कहते हैं 16 ही होती हैं, यानी ये इसकी प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसकी प्रत्येक कोशिका है वो द्विगुणित होती है, ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या करना, माइंड को स्थिर रखना है। बहुत अच्छा समझा है इन्होंने कि नर मधुमक्खी है उसमें 16 गुणसूत्र होते हैं और इसकी प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है। मादा मधुमक्खी है उसमें गुणसूत्र हैं वो 32 होते हैं, यानी इसकी प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है। तो ये अगुणित द्विगुणितता प्रकार का क्या है? जनन है एक तरह से। सबसे पहले अपन बात करते हैं नर के अंदर। नर है उसमें शुक्र जनन की क्रिया होती है। नर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है 16। इसमें शुक्र जनन की क्रिया होती है, बहुत सारे शुक्राणु बनते हैं। लेकिन इस शुक्र जनन की क्रिया के समय आज तक आपने पढ़ते आए हो कि शुक्र जनन की क्रिया के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। नर में शुक्र जनन की क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर जो विभाजन होता है उस विभाजन का नाम होता है समसूत्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो शुक्राणु बनते हैं उन शुक्राणु में सभी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है 16। कितनी होती है? 16। क्योंकि अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता तो गुणसूत्र 8 हो जाते, लेकिन इसमें कौन सा विभाजन हुआ है? समसूत्री। नर मधुमक्खी है, जो नर मधुमक्खी है, नर मधुप है, उस नर मधुप के अंदर क्या हुआ? नर मधुप के अंदर 16 गुणसूत्र है प्रत्येक कोशिका में। इसके अंदर जो वर्षण है उस वर्षण में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्रण, यानी समसूत्री विभाजन होता है। और जितने भी जो युग्मक बनते हैं, नर युग्मक जो बनते हैं, यानी जो शुक्राणु बनते हैं, उन सभी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 16। अब मादा मधुमक्खी की बात करते हैं। ये मादा मधुमक्खी है जो अंडे देती है। मादा मधुमक्खी है उसमें क्या होता है? अंड जनन की क्रिया होती है। इसमें प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है 32। ठीक है, इसमें अंडाशय में जो कोशिका उसका विभाजन होगा और अंडाणु बनेंगे। इस समय जो विभाजन होगा वो होगा अर्धसूत्री। कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्रण के फलस्वरूप जो अंडाणु बनेंगे उसमें गुणसूत्र हो जाएंगे 16। तो अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या होगी 16। कितनी होगी? 16। क्योंकि यहां पर कौन सा विभाजन हुआ है? अर्धसूत्री। यहां पे कौन सा विभाजन हुआ है? समसूत्री। नर के अंदर कौन सा विभाजन से शुक्राणु बनते हैं? नर के अंदर समसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनते हैं।
और मादा है उसमें अंड जनन की क्रिया के समय कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। ये आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। अब अपन कहते हैं कि ये क्या है, ये शुक्राणु है। ये शुक्राणु किसके साथ मिलेगा, अंडाणु के साथ। ये शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलेगा और द्विगुणित युग्मनज बनेगा, उसमें गुणसूत्रों की संख्या होगी 32। जो द्विगुणित युग्मनज बनेगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या होगी 32, यानी निषेचन होगा और द्विगुणित युग्मनज बनेगा। और द्विगुणित युग्मनज से आपको बताना है जो संतान बनेगी उस संतान के अंदर अब 32 गुणसूत्र बने हैं। इस द्विगुणित युग्मनज में 32 गुणसूत्र हैं, इससे बनेगा लार्वा। क्या बनेगा, लार्वा। अब इस द्विगुणित युग्मनज के परिवर्तन से लार्वा बना है। इस लार्वा को यदि रॉयल जेली खिलाई जाएगी, लार्वा को यदि रॉयल जेली यानी साइज सेल खिलाया जाएगा तो मादा मधुमक्खी बनेगी। और अगर इसे रॉयल जेली नहीं खिलाई जाएगी तो श्रमिक मधुमक्खी बनेगी। ये जो श्रमिक मधुमक्खी होगी ये एक्चुअल में क्या होगी, ये बद्ध होगी, जनन बद्ध होगी, यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। ये जो लार्वा बना है, इस लार्वा को यदि आपने रॉयल जेली खिलाई है तो मादा मधुमक्खी बनी है, इसमें 32 गुणसूत्र हैं। और जो ये श्रमिक मधुमक्खी बनी है इसमें भी 32 गुणसूत्र हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे आई है कि आपने इसको अच्छा खाना खिलाया है तो ये नर मधुमक्खी बन गई है, इसको रॉयल जेली नहीं खिलाई है तो ये श्रमिक मधुमक्खी बनी है। यहाँ पे ये डिफरेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नर, ये जो शुक्राणु है नर युग्मक है, अंड कोशिका के साथ संलयित होता है। नर युग्मक अगर मादा युग्मक के साथ संलयित होता है इसको निषेचन कहते हैं और इससे द्विगुणित युग्मनज बनता है और द्विगुणित युग्मनज से लार्वा बनता है। लार्वा का परिवर्तन होता है और रॉयल जेली खिलाई जाती है, तब तो क्या होता है, मादा मधु बनता है। और रॉयल जेली नहीं खिलाई जाती है तो श्रमिक बनता है। अब क्या हुआ, ये दूसरा अंडाणु है। इस अंडाणु के बिना निषेचन, इस अंडाणु के बिना निषेचन क्या होता है, यदि अंडाणु का बिना निषेचन परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, नर का निर्माण होगा, जिसे अपन ड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, राजा। तो इस तरह से क्या होगा कि अनिषेक जनन से, अब कुछ अंडाणु होते हैं उनके अनिषेक जनन से, जिसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, बिना निषेचन, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्रिया होती है, पार्थिनोजेनेसिस क्रिया होती है और इसके बिना निषेचन, इसके बिना निषेचन जो संतति बनती है उन संतति को कहते हैं नर संतति। यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी, क्योंकि इसका बिना निषेचन, अंडाणु के बिना निषेचन, अंडाणु के बिना निषेचन नर का निर्माण होता है, तो इसको कहते हैं अनिषेक जनन। तो पार्थिनोजेनेसिस की परिभाषा आती है 1 नंबर की कि अनिषेक जनन किसे कहता है। छोटी सी परिभाषा है, अंडाणु के बिना निषेचन भ्रूण में परिवर्तित होना। अंडाणु के बिना निषेचन के, अंडाणु के बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित होना। अंडाणु बिना निषेचन अगर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है तो इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसमें आप देखोगे ये जो नर बना है इसका बाप नहीं है, ये जो नर बना है इसका बाप नहीं है, मादा ने अंडे दिए और अंडों से क्या हो गया, नर बन गया। अब ये जो नर बनेगा, ये नर क्या करेगा, वापस आपको बताना है शुक्राणु बनाएगा, ठीक है। ये शुक्राणु बनाएगा तो इस तरह से आपने देखा है कि मादा मधुक के अंदर, किसके अंदर, मादा मधुक के अंदर क्या हुए, 2 तरह के अंडाणु बने। कितने तरह के अंडाणु बने, 2 तरह के अंडाणु बने हैं। एक अंडाणु एक ही तरह के होते हैं सब। यदि निषेचन हो जाता है, यदि निषेचन हो जाता है तो द्विगुणित युग्मनज बनता है, और यदि निषेचन नहीं होता है तो आपको बताना है नर बनता है। तो ये आपके क्लियर होना चाहिए। इसको अगुणित द्विगुणित प्रकार का निषेचन या जनन भी कहते हैं, क्योंकि आप इसमें देखो ये द्विगुणित है और ये कैसा है, अगुणित है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नर बना है क्या उसका पिता होता है, तो आपको बता नर का पिता नहीं होता है, मादा माँ ही होती है। माँ क्या करती है, अंडाणु देती है, उन अंडाणु के बिना निषेचन नर बन जाता है, और नर है उसका आगे परिवर्तन, नर है वो आगे क्या करता है, वापस शुक्र जनन की क्रिया करता है और शुक्राणु बनाता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए किस तरह से जनन हुआ है। तो मधुक में लिंग निर्धारण एक बार वापस समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप बताओगे मधुमक्खी है, उस मधुमक्खी में 3 छत्ते में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं।
एक नर होता है, एक मादा होता है, एक श्रमिक होता है। श्रमिक जननबद्ध होता है, ये जनन में भाग नहीं देता, इसका काम है छत्ते की सुरक्षा, शहद इकट्ठा करना, ये काम है श्रमिक का, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई हमला होता है उससे सुरक्षा देना। और मादा मधुमक्खी छत्ते में एक ही होती है, पूरे छत्ते का नियंत्रण करती है, इसको रानी कहते हैं। और ये क्या करती हैं, ये छत्ते का पूरा नियंत्रण करती हैं। और नर मधुमक्खी है, उसकी विशेषता ये छत्ते में संख्या में 4 से 5 हो सकती हैं। ये अगुणित होती हैं और ये दोनों द्विगुणित होती हैं, यानी इसमें प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 32 होते हैं और इसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 16 होते हैं। अब आपको इसमें जनन बताना है। जो नर होता है और मादा होते हैं वो दोनों उड़ान भरते हैं जनन से पहले। जैसे जनन करना होता है, मादा मधुमक्खी छत्ते से उड़ती है और उसके पीछे पीछे नर उड़ते हैं, ठीक है। नर होता है, उसके अंदर शुक्र जनन क्रिया होती है, शुक्राणु बनते हैं, लेकिन इस समय जो विभाजन होता है वो समसूत्री होता है। ये पॉइंट आपके कंठस्थ होना चाहिए। आज तक आपने शुक्र जनन के समय एक ही प्रकार का विभाजन पढ़ा था, अर्धसूत्री, लेकिन यहां पर समसूत्री विभाजन होता है, ये ध्यान रखना आपको, ये अपवाद है। तो इस तरह से क्या हुआ, नर मधु पे उसने शुक्र जनन क्रिया से शुक्राणु बनाए, उन सभी शुक्राणु के अंदर गुणसूत्र की संख्या 16 है, ठीक है। मादा मधुमक्खी उसने अंडाणु बनाए हैं, उसमें गुणसूत्र की संख्या 16 है, यानी यहाँ पर यह अर्धसूत्री विभाजन हुआ है या समसूत्री विभाजन हुआ, ये डिफरेंट है। ये अंडाणु है, ये अंडाणु किसके साथ, इस नर युग्मक के साथ संलयित होता है। इस क्रिया को कहते हैं निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज बनता है, और द्विगुणित युग्मनज से लार्वा बनता है। लार्वा को रॉयल जेली खिलाते हैं तो मादा मधु बनती है, और रॉयल जेली नहीं खिलाते तो बंध्य बनता है। लेकिन अगर मान लो ये अंडाणु है या बिना निषेचन, अंडाणु के बिना निषेचन अगर क्या होता है, भावी भ्रूण का निर्माण होता है, भावी संतान का निर्माण होता है, वो संतान होती नर, इसका पिता नहीं होगा। इसका क्या नहीं होगा, इस नर का पिता नहीं होता है, मादा ही होती है। जो इसकी माता ही होती है वही जनक होती है। अब ये नर आगे क्या करेगा, नई संतान के निर्माण में योगदान देगा। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हाँ, तो अपन लिंग निर्धारण पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 है क्लास 12 का, उसमें लिंग निर्धारण टॉपिक है। इसमें आप लिंग निर्धारण के अंदर आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर टीडे के अंदर लिंग निर्धारण है, पक्षियों के अंदर लिंग निर्धारण है, 2 टॉपिक पढ़ेंगे अपन, और मधुमक्खी के अंदर लिंग निर्धारण अपन पढ़ चुके हैं। तो अपन जो लिंग निर्धारण है उसमें सबसे पहले तो आपको बताना है, एक वैज्ञानिक का नाम याद करना है। हैंकिंग नामक वैज्ञानिक था, हैकिंग नामक वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने एक्स गुणसूत्र उसकी खोज की थी। इसने कोशिका है, उस कोशिका के अंदर एक गुणसूत्र देखा था, उसका नाम था एक्स काय यानी एक्स क्रोमोसोम। ये एक अतिरिक्त गुणसूत्र था। हैकिंग ने इसे लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण माना। तो एक सवाल आता है, एक्स गुणसूत्र की खोज या एक्स काय की खोज किसने की थी, हैकिंग ने की थी। एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है, यदि एक एक्स बॉडी होती है, एक्स क्रोमोसोम एक अतिरिक्त होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो मादा होगी। और अगर एक एक्स गुणसूत्र कम होगा तो वो क्या होगा, नर होगा। ये हैकिंग ने बताया था। हैकिंग ने खोज की थी, यदि एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होगा तो मादा है, और अगर मान लो एक्स गुणसूत्र नहीं है, एक्स काय नहीं है, इसका मतलब वो नर होगा। अब अपन सबसे पहले लिंग निर्धारण पढ़ते हैं पक्षियों के अंदर। इसके अंदर पक्षियों के अंदर लिंग निर्धारण आपको समझाते हैं। पक्षियों में एक पक्षी होता है नर पक्षी, और एक पक्षी होता है मादा पक्षी। 2 तरह के पक्षी होते हैं। एक अपन मानते हैं नर, जैसे मुर्गा, ठीक है, और मादा मतलब मुर्गी। 2 हो गए। ये आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि मुर्गा और मुर्गी आपने देख रखे हैं। कबूतर है, कबूतरी है, तो अपन कहते हैं नर कबूतर, मादा कबूतर। इसी तरह से नर और मादा। तो पक्षी में किस तरह से लिंग निर्धारण होता है उसको आपको समझाते हैं। पक्षियों के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में लिंग निर्धारण के लिए आपको थोड़ी देर के बाद मैं पूछूंगा सवाल, नर उत्तरदायी है या मादा। तो पक्षी में सबसे पहले मादा की बात करते हैं। मादा होती है ZW, मादा होती है ZW। मादा विषम युग्मक की होती है, यानी मादा हेटेरोगैमस होती है। मादा है वो हेटेरोगैमस होती है ZW, और नर होता है वो होता है ZZ, यानी नर है
वो है समयुग्मकी। नर के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं ZZ और मादा के अंदर गुणसूत्र होते हैं ZW। ये आपको ध्यान रखना है। मादा है वो है विषम युग्मकी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेट्रोगेमस, हेट्रोगेमस यानी मादा है वो हेट्रोगेमस है। मादा के अंदर गुणसूत्र हैं वो है ZW हेट्रोगेमस और नर है वो समयुग्मकी यानी होमोगेमस है। एक ही तरह के गुणसूत्र होते हैं ZZ। अब मादा है उसमें अंड जनन की क्रिया होती है और अंडाणु बनते हैं। एक अंडाणु बनता है Z गुणसूत्र वाला, एक अंडाणु बनता है W गुणसूत्र वाला। इसमें अंड जनन की क्रिया होती है, अंडसूत्र विभाजन होता है और एक ऐसा अंडाणु बनता है जिसके अंदर Z गुणसूत्र है, दूसरा अंडा ऐसा बनता है जिसके अंदर W गुणसूत्र है। नर के अंदर क्या होता है कि Z एक ही प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। नर में सभी शुक्राणु के अंदर Z गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है नर समयुग्मकी हैं, इसमें समसूत्र विभाजन नहीं होकर अर्धसूत्र विभाजन होता है, ये ध्यान रखना है। यानी शुक्र जनन और अंड जनन के समय सदैव अर्धसूत्र विभाजन होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये बने हैं नर युग्मक यानी शुक्राणु बने हैं, इनके अंदर सबके अंदर गुणसूत्र है Z। अब ये जो अंडाणु बना है जिसको मादा युग्मक कह रहे हैं, अब ये क्या होता है, ये अंडाणु Z वाला अगर इस नर युग्मक के साथ मिलेगा तो Z वाली संतति बनेगी। इस संतति की विशेषता क्या है, इस संतति की विशेषता ये है कि ये होगा नर, और अगर Z वाला Z के साथ मिलेगा तो उत्पन्न होने वाली संतति कैसी होगी, नर होगी, मुर्गा होगा। और अगर W वाला अंडाणु Z वाले के साथ मिलेगा ZW यानी ये बनेगी मादा, और Z वाला W के साथ मिलेगा ZW ये बनेगी मादा। तो इस तरह से आपने देखा मुर्गा होगा या मुर्गी होगी, उसके लिए उत्तरदायी है मादा। कौन है, मादा है। ये आपको क्या करना है, 2-3 बार रफ कॉपी में बनाना है। आप लोग सोच रहे हो कि सर हमें तो ये याद है, लेकिन मेरी गारंटी आप लोग एक बार गलत बनाओगे, फिर आप दोबारा कोशिश करोगे तो आप कहोगे सर ने क्या क्या लिखा था, वैसे मैं लिख के बनाने की कोशिश करूं। तो ये क्या है, ये जनक है, ये भी क्या है, जनक है। इस जनक का नाम है मुर्गी, इस जनक का नाम है मुर्गा। तो ये दोनों हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरह से लिखना है, इसके अंदर ZW गुणसूत्र लिखने हैं, इसके अंदर ZZ गुणसूत्र लिखने हैं। फिर इसका अंदर क्या होगा, युग्मक जनन होगा, यानी इसमें अंड जनन क्रिया होगी, 2 तरह के अंडाणु बनेंगे। इसमें भी युग्मक जनन क्रिया होगी और 2 तरह के शुक्राणु बनेंगे। अब ये नर मादा के साथ क्या करेगा, निषेचन करेगा, नर मादा के साथ संभोग करेगा, निषेचन करेगा तो संतान उत्पन्न होगी। एक संतान के अंदर आपको बताना है कि अगर ये Z वाला अंडाणु, अगर ये Z वाला अंडाणु Z वाले शुक्राणु के साथ मिलेगा तो बच्चा होगा, वो नर होगा, और Z वाला अगर W के साथ मिलेगा तो मादा होगी। यानी कि अपन कह रहे हैं इसमें औरत जिम्मेदार है। लड़का होगा यानी मुर्गा होगा या मुर्गी होगी, उसके लिए उसकी माँ जिम्मेदार है, ना कि बाप। बाप बेचारा एक ही तरह की क्या कर रहा है, नर शुक्राणु उत्पन्न कर रहा है, मादा 2 तरह की क्या कर रही है, अंडाणु उत्पन्न कर रही है। ये अपने को मेन इसमें ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पक्षियों में लिंग निर्धारण समझाओ, तो आप इसको एकदम अच्छे से समझा दोगे पक्षियों में किस तरह से लिंग निर्धारण होता है, यानी पक्षी नर होगा या मादा होगा वो आपको समझाना है। ठीक है, तो हैकिंग ने देखा कि एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम होता है, इसका मतलब क्या है, नर होगा। अतिरिक्त X क्रोमोसोम होगा, इसका मतलब मादा होगा, और अतिरिक्त X क्रोमोसोम नहीं होगा, इसका मतलब नर होगा। ये मनुष्य की बात बताई थी हैकिंग ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पक्षियों के अंदर लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है, मादा। ये है हेट्रोगेमस प्रकार का प्राणी, यानी इसमें हेट्रोगेमस मादा है और होमोगेमस नर है। हेट्रो को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं विषम युग्मकी, और होमोगेमस को हिंदी में कहते हैं समयुग्मकी। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन लिंग निर्धारण पढ़ रहे हैं। लिंग निर्धारण के बारे में बताओगे आप। अब अपन जो लिंग निर्धारण है उसमें अपन ने मुर्गी में लिंग निर्धारण पढ़ लिया है, यानी पक्षियों में लिंग निर्धारण पढ़ लिया है, और अपन ने मधुमक्खी के अंदर लिंग निर्धारण पढ़ लिया है, अपन ने मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण पढ़ लिया है।
अपन जो आज टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा टिड्डे के अंदर लिंग निर्धारण। जो टिड्डा है उस टिड्डे के अंदर आपको लिंग निर्धारण बताते हैं, ठीक है। तो टिड्डे के अंदर लिंग निर्धारण है, ये प्रकार का प्रोटोनर प्रकार का लिंग निर्धारण कहलाता है। प्रोटोनर प्रकार का लिंग निर्धारण इसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा कि टिड्डे के अंदर लिंग निर्धारण समझाओ, तो आप बताओगे ये प्रोटोनर प्रकार का लिंग निर्धारण है। अब आपसे पूछा कि भाई टिड्डे के अंदर क्या होता है, टिड्डे के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि अगर X गुणसूत्र कम होगा, यदि X गुणसूत्र कम होगा, X0 X गुणसूत्र कम होगा, इसका मतलब होगा नर। और यदि X गुणसूत्र ज्यादा होंगे, दोनों X गुणसूत्र होंगे, तो वो होगा मादा। ये ध्यान रखना है। टिड्डे के अंदर लिंग निर्धारण में आपको बताना, इसमें प्रोटोनर प्रकार का लिंग निर्धारण होता है यदि X0 मतलब नर होगा और XX का मतलब मादा होगा। यानी ये विषम युग्मक ही होता है। नर कैसा होता है, विषम युग्मक ही होता है, और मादा कैसी होती है, सम युग्मक की होती है। सम युग्मक की होती है। मादा एक ही प्रकार के युग्मक उत्पन्न करती है और नर दो प्रकार के युग्मक। तो नर है वो X0 है और मादा है वो XX है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि नर के अंदर जैसे 20 X0 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और मादा के अंदर 20 XX गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। टिड्डे के अंदर स्क्वैशबर्ग टिड्डा है, उसके अंदर 20 X0 तो होते हैं नर के अंदर, ये नर टिड्डा है। और टिड्डा आपने देखा ही होगा, ठीक है, ये नर टिड्डा है और ये मादा टिड्डा है। अब क्या होगा, ये नर टिड्डा है और ये मादा टिड्डा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस क्रॉस को पढ़ना आना चाहिए। ऐसा नहीं वीडियो देखो और आप प्रैक्टिस नहीं करो। अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो आपके कुछ नहीं होगा। इस नर के अंदर शुक्र जनन की क्रिया होगी, इस नर के अंदर शुक्र जनन की क्रिया होगी, और शुक्र जनन के समय आपको बताइए कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और एक बनता है 10X वाला शुक्राणु और दूसरा बनता है 10-0 वाला शुक्राणु। यानी एक के अंदर X गुणसूत्र कम है और एक के अंदर X गुणसूत्र उपस्थित है। यानी इसमें X गुणसूत्र आ गया और इसमें X गुणसूत्र है ही नहीं, तो इसमें गुणसूत्र 10 ही है, इसमें गुणसूत्र 11 है। 10 और 1 11। इसके अंदर मादा के अंदर अंड जनन की क्रिया होगी और अंड जनन से जो अंडाणु बनेंगे, अंड जनन से जो अंडाणु बनेंगे वो होगा 10X और 10X। यानी दोनों के अंदर गुणसूत्र है वो 11 गुणसूत्र है। अंडाणु सभी एक ही प्रकार के बनते हैं। अंडाणु यानी मादा युग्मक सभी एक ही प्रकार के बनते हैं। अंडाणु यानी ये मादा युग्मक है वो सभी एक ही प्रकार के बनते हैं। अब 10X वाला 10X के साथ मिलेगा, बनेगा 20XX। ये जो होगा, ये 20XX होगा, आपको बताइए ये मादा होगा। ये 10X वाला 10X के साथ मिलेगा 20XX, ये भी मादा होगी, मादा टिड्डा होगा। 10-0 वाला 10X के साथ मिलेगा 20X, यानी इसमें 21 गुणसूत्र होंगे। 20X0 यानी 21, एक X गुणसूत्र है ही नहीं। इसमें ये 10X वाला 10X के साथ मिलेगा, 10X वाला 10-0 के साथ मिलेगा 20X, एक X गुणसूत्र है ही नहीं, तो अपन 0 लिख देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इसमें गुणसूत्र 21 ही है, ठीक है। 21 गुणसूत्र है, इसके अंदर भी 21 गुणसूत्र हैं। तो ये दोनों कैसे प्राणी हैं, नर टिड्डे हैं, नर टिड्डे हैं। और ये कैसा प्राणी है, मादा टिड्डा है, ये ध्यान रखना है। ये मादा है, ये मादा है। तो हैकिंग ने बताया, हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अतिरिक्त X गुणसूत्र उपस्थित होता है। यदि X गुणसूत्र अतिरिक्त उपस्थित होता है, इसका मतलब वो मादा होगा, और X गुणसूत्र नहीं होगा तो नर होगा। यानी X काय की खोज किसने की थी, हैकिंग ने की थी। तो ये आपको टिड्डे के अंदर लिंग निर्धारण आना चाहिए कि टिड्डा है उसमें नर होगा, मादा होगा। उसका निर्धारण कौन करता है, उसका निर्धारण नर करता है। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी नर विषम युग्मक ही होता है, नर हेटेरोजाइगस होता है। नर कैसा होता है, हेटेरोजाइगस होता है। यानी उसमें दो तरह के क्या होते हैं, दो तरह के आपको बताना है गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जबकि मादा एक ही तरह के क्या होते हैं, प्राणी होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अपन लिंग निर्धारण टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास 12th में। एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 है, उसमें लिंग निर्धारण।
अब आपको एक शब्द से परिचित कराते हैं जिसका नाम है बार काय। बार काय के बारे में, बार काय है जिसको एक्स काय के नाम से जानते हैं, बार बॉडी। ये बार बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बॉडी, बार बॉडी पूछा जाता है जिसको एक्स काय कहते हैं। इसकी खोज हैकिंग ने की थी। हैकिंग नामक वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी। हैकिंग ने देखा ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक एक्स बॉडी देखी उसने, एक्स काय या एक्स बार देखा, और ये एक्स बॉडी जिसमें थी वो क्या था, एक्स बार काय थी, वो था मादा। और इस कोशिका के अंदर एक्स काय नहीं दिखाई दिया, उसके अंदर विशेषता थी कि वो नर था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि ये कोशिका है, ये क्या किया जाता है कि लिंग निर्धारण का एक तरीका है। कोशिका लेके उसको अभिरंजित किया, और अभिरंजित करते उसमें बार काय दिखाई दी, इसका मतलब होने वाली संतान लड़की होगी। मनुष्य के अंदर ये निश्चित है। मनुष्य के अंदर क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि लड़का है लड़की कैसे, वो बार काय देखते हैं, वो कोशिका को अभिरंजित करते हैं, और अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है वो उन्हें क्या होता है, एक बिंदु के रूप में दिखाई देता है, और एक्स गुणसूत्र दिखते ही वो तुरंत कह देते हैं कि आपके मादा होगी, और यानी पुत्री होगी। और उन्हें एक्स गुणसूत्र बार काय नहीं दिखाई देती हैं, तब क्या होता है, वो नर होता है। ये ध्यान रखना है। अब आपको बताते हैं ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। ड्रोसोफिला एक फल मक्खी है, इस फल मक्खी के अंदर लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। ठीक है, ड्रोसोफिला में फल मक्खी है, उसके अंदर लिंग निर्धारण के लिए मादा उत्तरदायी है, नर उत्तरदायी है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और मादा है वो उत्तरदायी नहीं होती है। समझ गए बात को, ये मेन पॉइंट है। अब आपसे पूछा ड्रोसोफिला में क्या होता है, नर के अंदर गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, और मादा के अंदर गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स। ये चीज ध्यान रखनी है। नर के अंदर तो क्या है, एक्स वाई गुणसूत्र है, मादा के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र है। ठीक है, जो नर है उस नर के अंदर दो तरह के गुणसूत्र हैं, एक का नाम एक्स गुणसूत्र है और दूसरे गुणसूत्र का नाम वाई गुणसूत्र है। वाई गुणसूत्र को हेट्रोक्रोमेटिक गुणसूत्र भी कहते हैं, वाई गुणसूत्र को हेट्रोक्रोमेटिक गुणसूत्र भी कहते हैं, और ये निष्क्रिय गुणसूत्र होता है। इसको हेट्रोक्रोमेटिक गुणसूत्र कहते हैं या ये निष्क्रिय गुणसूत्र होता है। ये पूर्वजनन के लक्षणों का निर्धारण करता है। मादा के अंदर क्या होते हैं, एक्स गुणसूत्र होते हैं। दोनों गुणसूत्र कौन से होंगे, एक्स गुणसूत्र होंगे। तो मादा के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र हैं, और नर के अंदर क्या होता है, एक्स वाई गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। अब नर के अंदर क्या होगा आपको बताना है, शुक्रजनन क्रिया होगी और दो नर युग्मक बनेंगे, एक एक्स और एक वाई। और मादा के अंदर क्या होगा, एक्स और एक्स एक ही प्रकार के अंडाणु बनेंगे, एक्स और एक्स। ये चीज ध्यान रखनी है। मादा एक ही प्रकार के क्या करती हैं, अंडाणु उत्पन्न करती हैं, एक्स और एक्स, यानी एक ही तरह का अंडाणु बना है। मादा होमोगैमस है और नर हेट्रोगैमस है। अब ये एक्स एक्स के साथ मिलेगा, एक्स एक्स बनेगा, और एक्स एक्स के साथ मिलेगा, एक्स एक्स बनेगा, यानी ये पुत्री होगी। ये दोनों क्या होगी, मादा ड्रोसोफिला होगी। एक्स वाई के साथ मिलेगा, ये नर ड्रोसोफिला होगा। एक्स वाई के साथ मिलेगा, ये भी नर ड्रोसोफिला होगा। तो नर ड्रोसोफिला और मादा ड्रोसोफिला होने का मेन रीजन क्या है, एक्स गुणसूत्र है। ठीक है, अब ये आज के लिए परिवर्तन कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण पूछे तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। अब पुरानी जो बुक्स है उसमें ब्रिजेश नामक वैज्ञानिक ने क्या है, जो ये ड्रोसोफिला है उसमें लिंग निर्धारण की एक विधि बताई थी जिसका नाम है जीनी संतुलन सिद्धांत। तो जीनी संतुलन सिद्धांत है, उससे ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण समझा सकते हैं। जीनी संतुलन सिद्धांत है, उससे ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण समझाया जाता है। जीनी संतुलन सिद्धांत है, उससे ड्रोसोफिला में क्या समझाया जाता है, लिंग निर्धारण। सबसे पहले तो आपको बताना है, दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिसको अपन कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये लिंग गुणसूत्र है। कैसे गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र। दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक को कहते हैं लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम, दूसरे होते हैं आलिंग गुणसूत्र जिनको कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम
इनको शॉर्ट में लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं? ए। ठीक है। आने के गुणसूत्र, ये कायिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। शरीर के जो कायिक लक्षण हैं उनके लिए उत्तरदायी होते हैं। ये कायिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको बताना है, ये लिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। ये नर के अंदर होते हैं एक्स वाई और मादा के अंदर होते हैं एक्स एक्स। ठीक है। अब क्या होगा, इस ब्रिजेश नामक वैज्ञानिक ने बताया कि नर ड्रोसोफिला होगा या मादा ड्रोसोफिला होगा, उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? उसके लिए इनका अनुपात उत्तरदायी होगा। जो ये लिंग गुणसूत्र हैं और ये कायिक गुणसूत्र हैं, इनका अनुपात होता है, वो लिंग निर्धारण करता है। अब ये वाई गुणसूत्र हैं, ये अक्रिय होता है, ये अक्रिय होता है और ये हेट्रोक्रोमेटिन प्रकार का होता है, हेट्रोक्रोमेटिन प्रकार का होता है, यानी पूरी तरह अक्रिय होता है। ठीक है। किसी प्रकार का लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेता। अगर मान लो x/2a होगा, इसका मतलब वो होगा मादा। क्या होगा? मादा। लिंग निर्धारण की एक नई तकनीक ब्रिजेश नामक वैज्ञानिक ने दी थी, जिसका नाम है जीनी संतुलन सिद्धांत। अब आपने जैसे पूछा कि भाई ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण समझाओ, तो आपने सीधा सा बता दिया कि XX का मतलब होगा नर मादा ड्रोसोफिला, XX का मतलब होता है मादा ड्रोसोफिला और XY का मतलब होता है नर ड्रोसोफिला। ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो ब्रिजेश है उसने बताया था कि भाई क्या होते हैं, दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र को अपन कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक गुणसूत्र को अपन कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम्स को अपन कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम होते हैं, ये नर और मादा में समान होते हैं। ये नर और मादा में कैसे होते हैं? समान होते हैं। लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम नर के अंदर होते हैं XY और मादा के अंदर होते हैं XX। ठीक है। अब ये जो Y है, ये जिसके लिए गुणसूत्र होता है, इसका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता है। ओनली सिर्फ ड्रोसोफिला में, मनुष्य में नहीं, सिर्फ ड्रोसोफिला में। इसको अपन 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? 0। और XX गुणसूत्र होता है, वो क्या करता है? लिंग निर्धारण में अपना योगदान करता है। अगर x/2a है, इसका मतलब अनुपात आएगा 0.5 और वो होगा नर, और x/2a होगा, उसका अनुपात आएगा 1 और वो होगा मादा। यानी दोनों X गुणसूत्र होंगे तब तो मादा होगी और एक X गुणसूत्र होगा तब होगा नर। ये जीनी संतुलन सिद्धांत के अनुसार समझाया गया। जो ये ऑटोसोम होते हैं, जब इनकी संख्या ज्यादा होती है, जब ऑटोसोम की संख्या ज्यादा होती है और X गुणसूत्र की संख्या कम होती है, तो ऑटोसोम क्या करते हैं, X गुणसूत्र हैं उसके लक्षणों को प्रकट होने नहीं देते और वो नर होता है। और दोनों X गुणसूत्र होने पर अनुपात क्या आ जाता है? 1 आ जाता है और वो मादा होती है। अब जैसे मान लो 3X हो गए और 2A हो गया, इसका मतलब अनुपात हो गया 1.5, वो होगा सुपर मादा। कैसी होगी? सुपर मादा होगी। ठीक है। तो ये कुछ अनुपात दे रखा होता है, सुपर नर सुपर मादा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर X गुणसूत्र 2 है और 2A भी 2 है, तो अनुपात 1 आएगा और वो होगी मादा। तो ये ब्रिजेश नामक वैज्ञानिक ने बताया कि 2A, A मान लेते हैं इसको, X ये है मादा और A ऑटोसोम और XY ये है नर। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर अंजनन क्रिया होगी, AX बनेगा। A का मतलब है ऑटोसोम गुणसूत्र, X का मतलब है लिंग गुणसूत्र। इसका होगा AX और AY। Y गुणसूत्र अक्रिय होता है। कैसा होता है? अक्रिय होता है। AX के साथ मिलता है AXX, यानी अनुपात आएगा 1 और वो होगी मादा। AY AXY, X और A का अनुपात आएगा 0.5,
वो होगा नर। कैसा होगा? नर। AX तो 1/1 अनुपात आएगा तो होगी मादा, और AX इसमें अनुपात फिर 0.5 तो वो होगा नर। तो इस तरह से ऑटोसोम गुणसूत्र है और ये लिंग गुणसूत्र है। यदि इनका अनुपात 1 आता है तो मादा होती है, और इनका अनुपात आपको बताना है 0.5 आता है तो नर होता है। एक्चुअल में एक्स गुणसूत्र और ऑटोसोम गुणसूत्र है। ऑटोसोम गुणसूत्र शरीर के कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, लेकिन ब्रिजेश नामक वैज्ञानिक ने एक जीनी संतुलन सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत से समझाने की कोशिश की कि लिंग निर्धारण होता है उसमें ऑटोसोम भी अपना क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अपर क्लास 12th में जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है मनुष्य में लिंग निर्धारण। उसका अपन अध्ययन करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है और आता है परीक्षा में, मनुष्य में लिंग निर्धारण समझाओ, 2 नंबर का सवाल। एक्चुअल में क्या है कि आज का टाइम है, उस टाइम में क्या होता है कि आदमी थोड़ा समाज में डोमिनेंट है। तो क्या होता है, आदमी कहता है कि औरत है वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, बार बार लड़की हो रही है तो उसके लिए औरत जिम्मेदार है, लेकिन विज्ञान इस चीज को नहीं मानती है। विज्ञान कहती है कि नर मनुष्य क्या होता है, हेटेरोजाइगस होता है, और वो क्या करता है, 2 तरह के शुक्राणु उत्पन्न करता है, और लड़का होना लड़की होना नर के कारण संभव है, ठीक है। लेकिन आज जैसे औरतें होती है घर में, उनके सास होती हैं या दादी सास होती है, वो तुरंत क्या करती है, आरोप लगा देती हैं अपनी जो आने वाली भाई बेटे की बहू होती है उसको कहा जाता है कि भाई आप उत्तरदायी हो लिंग निर्धारण के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये समाज में गलत है। क्या है, ये समाज में गलत है। अब आपको पता है कि मनुष्य के अंदर 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र को कहते हैं कायिक गुणसूत्र और दूसरे गुणसूत्र को कहते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र है और कायिक गुणसूत्र है, 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं। एक का नाम होता है कायिक गुणसूत्र और एक का नाम होता है लिंग गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कितने तरह के हो गए, 2 तरह के हो गए। एक का नाम हो गया कायिक गुणसूत्र, एक का नाम हो गया लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं। ये नर और मादा दोनों के अंदर 44 होते हैं, यानी 22 जोड़ी होते हैं। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, XY और XX। XX तो होते हैं महिला के अंदर और XY होते हैं पुरुष के अंदर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। अब अपन कह रहे हैं कि इसमें आपको किस तरह से क्या होता है, एक पुरुष है 44 XY, यानी 44 गुणसूत्र तो ऑटोसोम में जो नर और मादा दोनों में समान होते हैं, लेकिन नर में XY गुणसूत्र है और 44 XX ये गुणसूत्र होते हैं मादा के अंदर। अब क्या होगा, XY है, इसके अंदर पुरुष के अंदर शुक्र जनन क्रिया होगी, वर्षण के अंदर 2 तरह के शुक्राणु बनेंगे, 22X और 22Y। और मादा के अंदर 44XX, ये भी तरह का शुक्राणु बने, ये भी तरह का अंडाणु बनेगा 22X 22X, ये भी तरह का अंडाणु बना 22X 22X। अब क्या हुआ, 22X 22X के साथ मिला 44XX, ये बना, ये होगी स्त्री, और 44X ये 22X 22X के साथ मिलेगा 44XX, ये होगी लड़की। 22X 22X के साथ मिलेगा 44XX XY, ये होगी लड़का। 22X इसके साथ मिलेगा 44XY, ये होगा लड़का। तो लड़का या लड़की होना उसके लिए उत्तरदायी है नर। नर के वर्षण के अंदर कौन सी क्रिया होती है, शुक्र जनन की क्रिया होती है, और शुक्र जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है और शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु होते हैं वो 2 तरह के बनते हैं, X और Y, यानी ये विषम युग्म की प्रकार का होता है। नर किस तरह का होता है, विषम युग्म की प्रकार का होता है। अब ये मादा है, मादा के अंदर क्या होता है, अंडाशय के अंदर अंडजनन की क्रिया होती है। मादा के अंडाशय के अंदर अंडजनन की क्रिया होती है और अंडाणु बनते हैं। अंडाणु की विशेषता ये होती है कि ये एक ही तरह के अंडाणु होते हैं, सभी 22X वाले। अब निषेचन की क्रिया होती है और पुरुष महिला के साथ संभोग करता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं और संतान उत्पन्न होती है। इस संतान में नर और मादा होना कौन उत्तरदायी होता है, नर उत्तरदायी होता है। यदि 50 क्या है,
यदि 50 आपको बताना है, तो इस तरह से क्या होगा कि संतान है, जैसे मान लो क्या है कि 10 लड़कियां हो चुकी हैं, अब वो सोचते हैं कि 11वां लड़का होगा या लड़की होगी, तो बच्चों 50% संभावना है, ठीक है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। 5 लड़के हैं, इस बार लड़की होगी या लड़का होगा, 50% संभावना है। अब जैसे 2 लड़कियां हो गई कि भाई इस बार लड़का होगा लड़का होगा, आप जगह जगह घूमेगी, गोपा कहेगा ये लड़का हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं है। 50% संभावना है। सिक्के को उछालते हो, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। वैसे ही युग्मकों का मिलना एक अकस्मात घटना है, कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि 22x वाला 22x के साथ ही मिलेगा, 22y वाला 22x के साथ मिलेगा, ये भी बराबर संख्या में बनते हैं, इनका मिलना आपस में एक अकस्मात घटना है। लड़का और लड़की होना 50% संभावना है, ठीक।